तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं डिफेंस पाथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, यानी कि आपके जो बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, हम उन क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। और दोस्तों, जो ये वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ सके आसानी से और आप उन क्वेश्चन को कभी ना भूलें। साथ ही मैंने इस वीडियो में कुछ पिक्चर्स का भी यूज़ किया है, ताकि आपको उन पिक्चर्स के माध्यम से क्वेश्चन को समझने में आसानी हो और वीडियो भी इंटरेस्टिंग बना रहे। तो चलो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एम ऑफ ड्रिल। ड्रिल का क्या एम होता है। तो देखिए, ए पॉइंट क्या कहता है, टू इंक्यूलेट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन की भावना को जो है कैडेट्स के अंदर डेवलप करना, अनुशासन की भावना को जगाना। बी पॉइंट कहता है इम्प्रूव बियरिंग, यानी कि सहन शक्ति को इम्प्रूव करना। स्मार्टनेस इन अपीयरेंस एंड टर्नआउट, मतलब कि एक कैडेट का जो टर्नआउट होता है, उसको जो वर्दी पहनने का तरीका होता है, किस प्रकार से उसको जो है यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, या फिर हम कहें कि किस प्रकार से उसको जो है अपने शू पॉलिश करने चाहिए, बैरे पहनने चाहिए, किस प्रकार से प्रॉपर जो टर्नआउट होता है जो यूनिफॉर्म का, ठीक है, वो उसको जो है ड्रिल में सिखाया जाता है। सी पॉइंट है क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना को क्रिएट करना। डी पॉइंट क्या कहता है, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ इमीडिएट एंड इम्प्लिक्ट ओबीडेंस टू ऑर्डर, यानी कि अपने सीनियर की जो आदेश होता है अपने सीनियर का, या फिर जो भी यहाँ पर कमांडर होता है उसका आदेश जो होता है उसको तुरंत फॉलो करने की भावना को डेवलप करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर ये सीनियर खड़ा है, ठीक है, सीनियर साहब खड़े हैं यहाँ पर, ये कमांड करते हैं, तो ये इस कमांडर के कमांड करने पर ये कैडेट जो है तुरंत उसको जो है एक्शन करते हैं उस कमांड पर, ठीक है। इससे क्या होता है, कैडेट्स के अंदर अपने सीनियर की जो आदेश होता है उसको फॉलो करने की भावना जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसलेट टू हिंदी द फॉलोइंग कमांड्स। इन कमांड्स को हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि लेफ्ट टर्न क्या होता है, बाएं मुड़ना। आइज राइट यानी कि दाहिने देखना। स्टैंड इजी, आराम से। अबाउट टर्न यानी कि पीछे मुड़ना। राइट टर्न, दाहिने मुड़ना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, लेफ्ट टर्न बाएं मुड़ना, ठीक है। स्टैंड इजी जो है, ये स्टैंड इजी में क्या होता है मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ पर ये कमांडर साहब खड़े हैं, ठीक है, इनको सावधान करेंगे सबसे पहले तो, और अचानक जो है सीओ सर आ जाते हैं, कमांडिंग ऑफिसर जो है आ जाते हैं, ठीक है, और जो है कमांडर ने यहाँ पर इनको पहले से ही सावधान किया हुआ है, तो ये जो सीओ सर है जो आकर क्या कहेंगे, स्टैंड इजी यानी कि आराम से। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये कमांड होती है, आराम से, स्टैंड इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन को डिफाइन करना है, राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है। तो देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, यानी कि एक इकट्ठेपन की भावना, एंड यूनिटी अमोंग द पीपल ऑफ कंट्री, यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनके बीच में एकता की भावना को जगाना। इट आल्सो मीन्स एन एटमोसफेयर इन विच ऑल सिटीजन्स, इसका यह मतलब है यानी कि एक ऐसा वातावरण जिसमें कि हमारे सभी नागरिक, ऑल सिटीजन सभी नागरिक, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड रीजन, यानी कि जाति, धर्म और स्थान के भेदभाव को बुलाकर वो लिव टुगेदर पीसफुली, एक साथ जो है शांतिपूर्वक रहे, इन सभी भेदभाव को बुलाकर एक साथ शांतिपूर्वक रहे। इट रेफर टू इंटीग्रेशन इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि यह एक ऐसा एकीकरण है जिसमें कि सोशल यानी कि सामाजिक रूप से, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से, इकोनॉमिक जो है आर्थिक रूप से, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो है सभी का विकास हो, सभी एक साथ रहे इकट्ठे मिलकर। इन एन इंटीग्रेटेड कंट्री पीपल शेयर कॉमन गोल, किसी भी इंटीग्रेटेड जो है कंट्री में, किसी भी उस कंट्री के जो पीपल्स होते हैं, नागरिक होते हैं, उनका जो है कॉमन गोल होता है। दे ऑल वर्क टुगेदर, सभी इकट्ठे काम करते हैं, एंड कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन, और एक दूसरे का साथ देते हैं देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को समअप करें तो क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन जो है, एक जो राष्ट्रीय एकीकरण है, वो एक ऐसी भावना है जिसमें कि किसी भी देश के नागरिक एकजुटता में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, और जाति, धर्म, स्थान के भेदभाव को बुलाकर एक साथ रहते हैं शांतिपूर्वक। उनका जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सभी का समान विकास होता है, सभी को समान अवसर मिलते हैं,
एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, ठीक है। तो ये होता है नेशनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई नेशनल इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। जो राष्ट्रीय एकता है वो किसी भी देश के विकास के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आवश्यक है। तो देखिए इससे क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इससे क्या होता है, देश की संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, प्रादेशिक एकता जो है वो मेंटेन होती है, बनी रहती है। साथ में क्या कहता है, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी, यानी कि वहाँ पर जो है शांति की व्यवस्था वो भी बनी रहती है। सी पॉइंट क्या कहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इससे क्या होता है, देश की ग्रोथ होती है, उसका विकास होता है देश का। डी पॉइंट, इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड लिटरेसी, यानी कि गरीबी और अनपढ़ता का जो है नाश होता है, वो मिटाई जा सकती है देश से। ई पॉइंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। एफ पॉइंट क्या कहता है, कल्चर एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, यानी कि संस्कृति और धार्मिक की रूप से जो है विकास होता है देश का, किसी भी देश का, यानी कि धार्मिक रूप से सांस्कृतिक रूप से उस देश की जो संस्कृति है वो विकास करती है। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि आर्थिक रूप से और औद्योगिक रूप से किसी देश का विकास होता है। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो दूसरे देशों से हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है वो जो है अट्रैक्ट होती है। कैसे अट्रैक्ट होगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई भी इन्वेस्टर वो क्या देखेगा सबसे पहले कि भाई उस देश में जो है कानून व्यवस्था अच्छी है या नहीं, उस देश के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं या नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा वहाँ पर है क्या नहीं, वहाँ पर क्या सभी लोग जो है पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर ज़्यादा गरीबी तो नहीं है। तो ये सभी जो कारण हैं अगर ये मेंटेन रहेंगे, अच्छे रहेंगे, इनका विकास होता रहेगा, तो इससे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, ठीक है। जे पॉइंट क्या कहता है, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड कल्चर, यानी कि तकनीकी जानकारी और संस्कृति का आदान प्रदान होगा। के पॉइंट क्या कहता है, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एज ए नेशन, यानी कि एक राष्ट्र के रूप में गरिमा और गौरव का विकास होगा। आगे क्या कहता है, वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल, यानी कि जो है लोगों का कल्याण होगा इससे। एम पॉइंट क्या कहता है, फॉरेन रिलेशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग अमोंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इससे क्या होगा, हमारे जो है विदेशों के बीच में जो है रिलेशन है, संबंध है, वो शुद्ध रहेंगे और साथ ही में एक देश के दूसरे देश के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो जो है डेवलप होगी, वो इंक्रीज होगी। तो ये थे भाई नेशनल इंटीग्रेशन के जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है किसी देश के विकास में जो है सहायक सिद्ध हो सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर इंडियन रिलीजन्स एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हमारे भारत में जो मेजर धर्म है, यानी कि जो है मुख्य रूप से धर्म पाए जाते हैं, उनके बारे में बताना है कि उनकी पॉपुलेशन इंडिया में किस प्रकार से है। तो देखिए जो हिंदू है वो है 79.8%, ठीक है। जो है हमारे हिंदू भाई है, इन्हीं की जनसंख्या है 79.8%। और दोस्तों जो ये डाटा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। जो अभी 2021 में जनगणना है उसके अनुसार जो है डाटा चेंज हो सकता है, तो आप देख लेना, जो भी डाटा आपका नया डाटा आएगा वो उसको अपडेट कर लेना। यहाँ पर यह जो 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। अभी 2021 की जनगणना का जो डाटा अभी तक आया नहीं है, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है दोस्तों। मुस्लिम जो है, मुस्लिम की जनसंख्या है 14.2%, ठीक है। जो यहाँ पर ये मुस्लिम भाई है, ये जो है मुस्लिम भाई, इनकी जनसंख्या 14.2%। क्रिश्चियन जो है 2.33%, सिख जो है 1.72%, जो ये सिख भाई है यहाँ पर 1.72%, बुद्धिस्ट जो बौद्ध है वो है 0.74%, और जैन 0.46%, अदर्स 0.37%, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स बताने हैं, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ सुलकुल पीस विदाल, यानी कि सभी के साथ शांति, ये जो पॉलिसी थी, ये जो नीति थी, वाज एडोप्टेड बाय अकबर, यानी कि कहता है कि भाई जो सभी के साथ शांति है, एक ऐसी नीति अपनाई गई थी अकबर के द्वारा। तो देखिए ये जो है ट्रू है भाई, ठीक है। यानी कि जो सभी के साथ शांति है ये अपनाई गई थी अकबर के द्वारा, तो ये हमारा ट्रू हो जाता है। आगे कहता है इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू गॉड्स, यानी कि नए देवी देवताओं का आह्वान, और एंड न्यू मेथड ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजा विधि का नया नया तरीका, नई नई विधि, वाज ब्रोट टू इंडिया बाय द्रविड़,
द्रविड़ के द्वारा जो है भारत में लाई गई थी। तो ये जो है गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी गलत है, वो द्रविड़ के द्वारा नहीं लाई गई थी। आगे कहता है हमारा ये जो है सी पॉइंट है, द ब्रिटिश इन इंडिया फॉलो अ पॉलिसी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यानी कि जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे देश में डिवाइड और मल्टीप्लाई की नीति को अपनाया था। तो ये भी जो है फॉल्स हो जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे उन्हें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई की नहीं, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया था। डिवाइड एंड रूल की नीति को, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल होगा, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाता है। डी पॉइंट कहता है, जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन 4th BC इन जुड़ैया, जो जीसस क्राइस्ट है उसका जन्म जो है 4th BC में था जुड़ैया में। तो ये भी पॉइंट जो है गलत है, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट थे, ठीक है, उनका जन्म हुआ था इजराइल के जेरूशलम में, जो इजराइल की राजधानी है, कैपिटल है जो जेरूशलम, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का। इजराइल आपको पता भी है, जहाँ से हम काफ़ी डिफेंस के जो है इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी उनको डिफेंस के इक्विपमेंट को खरीदते हैं, ठीक है। इजराइल आपको काफ़ी सुना हुआ इजराइल का नाम आपने, तो वहाँ पर जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ई पॉइंट क्या कहता है, गौतम बुद्धा वाज द सन ऑफ इंडिया प्रिंस शुद्धोधन, कि भाई जो गौतम बुद्धा थे वो किन के सन थे, प्रिंस शुद्धोधन के। तो ये भी जो है हमारा ठीक हो जाता है, ठीक है, वो प्रिंस शुद्धोधन के सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर फंडामेंटल ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी के फंडामेंटल्स क्या हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए लैंग्वेज, ठीक है, कास्टिज्म, लैंग्वेज यानी कि भाषा, कास्टिज्म जाति रूप से, एजुकेशन सभी को यानी कि शिक्षा जो समान रूप से मिलनी चाहिए, कम्युनिज्म यानी कि सांप्रदायिकता, रीजनलिज्म यानी कि स्थानीयता, अक्षेत्रवाद। तो देखिए अगर सभी किसी भी देश के नागरिक जो है भाषाई रूप से, लैंग्वेज यानी कि जाति रूप से, एजुकेशन शिक्षा रूप से सभी को जो है समान अवसर होगा, जो है कम्युनिज्म यानी कि उनमें कोई भी सांप्रदायिकता भावना नहीं होगी, धर्म के रूप में उनके रूप में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, रीजनलिज्म स्थान के आधार पर उनके जो है बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। तो जो है किसी भी देश के जो है नागरिक ऐसे रहेंगे, तो ये जो हो जाते हैं जो पॉइंट्स है ये फंडामेंटल ऑफ नेशनल यूनिटी के हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स किसी भी देश जो है कोई भी देश फॉलो करेगा तो उस देश का जो है आसानी से विकास होगा, वहाँ पर जो है डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर लीडरशिप ट्रेड्स, लीडरशिप ट्रेड्स के बारे में बताना है। तो देखिए लीडर क्या होता है, एक लीडर हमेशा अलर्ट रहता है, बियरिंग यानी कि उसके अंदर सहन शक्ति होती है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, मेंटली और फिजिकली वो जो है प्रिपेयर रहता है किसी भी सिचुएशन को निपटने के लिए। तो क्या उसके अंदर सहन शक्ति होती है, करेज यानी कि साहस, इसी प्रकार से जो है किसी भी सिचुएशन को निपटने के लिए उसके अंदर साहस होता है। डिसीजिवनेस यानी कि आसानी से निर्णय लेता है, सबसे पहले जो है निर्णय ले लेता है, निर्णय लेने में कोई भी दूरी नहीं, कोई भी जो है देरी नहीं बरतता। डिपेंडेबिलिटी यानी कि किसी पर भी डिपेंड नहीं रहता, सेल्फ डिपेंडेंट होता है। एंडोरेंस, एंडोरेंस उसके अंदर यानी कि जो फिजिकली जो अक्षमता है, फिजिकली जो उसकी कैपेसिटी है वो जब बहुत ज़्यादा होती है, एंडोरेंस होता है उसके अंदर। इनिशिएटिव यानी कि सबसे पहले पहल करता है। इंटीग्रिटी, एकता की भावना उसके अंदर होती है। जजमेंट, जस्टिस, नॉलेज, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर सभी के साथ न्याय करता है, नॉलेज होता है उसके पास। लॉयल्टी, एक निष्ठा की भावना होती है उसके अंदर। सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि हंसोड़पन की भावना, एक पॉजिटिविटी की जो फीलिंग है उसके जो फेस पर हमें आसानी से जो है हमेशा देखने को मिलती है। टैक्टफुल यानी कि टैक्टफुल होता है विनम्रता की भावना, ठीक है। अनसेल्फिशनेस यानी कि सभी के साथ जो है एक समान से रहता है, उसके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होती, अनसेल्फिशनेस होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट आउट इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ अ गुड एंड सक्सेसफुल लीडर, एक सक्सेसफुल लीडर की जो है वैल्यू है तो उनको हमें डिस्कस करना है। देखिए एक क्या कहता है, होनेस्टी यानी कि ईमानदार होता है। इंटीग्रिटी की भावना होती है उसके अंदर यानी कि एकता की भावना होती है। प्योर होता है, कोई डुप्लीकेसी की भावना नहीं होती उसके अंदर। अनुशासन में रहता है हमेशा। डिसिप्लिन, सेल्फनेसनेस मतलब कि हमने पहले डिस्कस किया जैसे कि स्वार्थहीन होता है, ठीक है, कोई भी स्वार्थ की भावना उसके अंदर नहीं होती। लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब कि एक निष्ठा की भावना। फेयरनेस, सभी के साथ फेयर रहता है। इक्वलिटी, बराबर का व्यवहार करता है सभी के साथ। ट्रस्ट यानी कि विश्वास की भावना। सपोर्ट, सभी को सपोर्ट करता है, मदद करता है, ठीक है, सभी को इनकरेज करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर कोई कार्य मोरल या फिर लीगल रूप से सही है तो वो क्या करता है, उनको इनकरेज करता है, उनका साहस बढ़ाता है। रिस्पेक्ट यानी कि
रिस्पेक्ट मतलब कि इज्जत देना, ठीक है, सभी को वो एक समान से इज्जत देता है एक रूप से। तो ये तो हो गई हमारी वैल्यूज़ की एक सक्सेसफुल लीडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन 3 एलिमेंट ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन के 3 एलिमेंट्स को बताना है। तो देखिए परसेप्शन पहले होता क्या है, परसेप्शन होता है धारणा। धारणा जो है ये मिली सेकेंड्स में बन जाती है। जैसे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखते हो, किसी भी वस्तु को देखते हो, तो जैसे ही आप देखते हो उसकी जो धारणा होती है वो आपके कुछ ही सेकंड में आपके माइंड में बन जाती है। जैसे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे, ठीक है, तो आपके जो धारणा है उस व्यक्ति को, जैसे ही वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो ये जो धारणा, इसके एलिमेंट्स हैं अटेंशन। सबसे पहले तो अटेंशन यानी कि किस प्रकार हम उस पर ध्यान देते हैं, कितना अटेंशन देते हैं। सम ऑफ द स्टिमुलाई आर रिएक्टेड टू वाइल अदर आर इग्नोर विदाउट बीइंग पेड एनी अटेंशन। यानी कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके सामने से कई व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उन सभी व्यक्ति पर आपका अटेंशन होगा, उन पर आप ध्यान दोगे। कुछ ही व्यक्ति होंगे, कुछ एक व्यक्ति जो आपको आकर्षित करेंगे, उन पर आप अटेंशन दोगे, उन पर आप अपना ध्यान जो है दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट तो ये हो गया ये, ठीक है। कुछ को आप इग्नोर कर दोगे और कुछ स्टिमुलाई को आप उन पर आप रिएक्ट करोगे। सेकंड है सेंसेशन। सेंसेशन मतलब कि हमारी जो 5 सेंसेस होते हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, इनसे जो हम सेंस करते हैं, जैसे कि देख कर, ठीक है, सुनकर किसी भी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अचानक, ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी आवाज़ को सुनकर, ठीक है, उसको देखकर, साइट, स्मेल यानी कि उसमें से अगर दुर्गंध आ रही है तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो कि भाई ये तो ऐसे ही है, ठीक है। टेस्ट यानी अगर कोई जो वस्तु है खाने योग्य तो उसको टेस्ट कर कर आप सेंस कर सकते हो, या फिर टच कर कर, ठीक है। तो ये होगी सेंसेशन। इनसे जो है हम किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में सेंसेशन से जो है धारणा बनाते हैं। रिकॉग्निशन मतलब कि द मैसेज और इनकमिंग स्टिमुलाई आर रिकॉग्नाइज बिफोर दे आर ट्रांसमिटेड इनटू बिहेवियर। मतलब कि जो सबसे पहले इसका फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल दूँ तो आपको, जैसे कोई ड्राइवर कार चला रहा है, ठीक है, अचानक उसके सामने कोई बच्चा आ जाता है तो वो क्या करता है, ब्रेक लगाएगा एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझे, जैसे कोई ड्राइवर कार चला रहा था तो उसके सामने एक बच्चा आया, ठीक है, उसने देखा, ठीक है, साइट किया, देखा अपनी आंखों से, ठीक है, फिर वो मैसेज उसके दिमाग में गया, उस दिमाग ने उसको प्रोसेस किया, ठीक है। दिमाग से मैसेज आया कि भाई जो है यहाँ पर गाड़ी तुम्हें रोकनी है, क्यों, अगर नहीं रोकोगे तो जो बच्चे की जान जा सकती है, ठीक है। तो फिर जैसे ही वो मैसेज उसको ट्रांसमिटेड इनटू बिहेवियर, उसके बिहेवियर में ट्रांसमिट हुआ, यानी कि उसने अपने पैरों से गाड़ी पर ब्रेक लगाया। तो ये हो गया रिकॉग्निशन। इस प्रकार से भाई ये 3 एलिमेंट्स थे परसेप्शन के, ठीक है। ध्यान से देख लेना, काफ़ी थोड़ा टफ सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ अ लीडर। लीडर क्या होता है। तो देखिए अ लीडर इज़ वन हु इन्फ्लुएंसेस मैन एंड मटेरियल टू विन द गोल। यानी कि किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, किसी को भी आकर्षित कर सकता है, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन हो या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, या फिर वो मतलब भौतिक की चीज़ हो। भौतिक की चीज़ें जैसे कि ऐशो आराम की चीज़ें, या फिर जो है फोकस को किसी, जैसे कि हमारा जो गोल होता है उसको भंग करने के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ होती है, उनके बहकावे में वह नहीं आता। मटेरियलिस्टिक भौतिकी जो चीज़ें होती हैं उनके बहकावे में भी नहीं आता, ठीक है। और किसी को भी वो जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये एक जो है शॉर्ट सी डेफिनेशन थी एक लीडर की। वैसे तो हम इसको जितना बड़ा चढ़ा कर लिख भी सकते हैं, कि जैसे कि उसकी क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, उसके अंदर वो क्वालिटी होती है एक लीडर के अंदर, एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर टाइप ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्या क्या टाइप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने के लिए जो एग्जामिनर है एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकता है, जैसे कि व्हाट आर टाइप ऑफ लीडर, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर, ये लीडरशिप लिखा हुआ है ना कि लीडर, ठीक है। अगर यहाँ पर लीडरशिप की जगह लीडर लिख दिया गया तो क्वेश्चन का जो आंसर है पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। लीडर क्या होता है, जन्मजात भी होता है लीडर, ठीक है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप भी की जाती है, ठीक है। तो ये लीडर के टाइप हो गए। तो यहाँ पर है लीडरशिप के टाइप, ठीक है। तो वो लीडरशिप के टाइप क्या है, ऑटोक्रेटिक है, लेसिस फेयर और डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, डू दिस, जैसे कि किम जोंग है वो क्या है, ऑटोक्रेटिक, ठीक है। या फिर चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ठीक, जो भी वहाँ पर शी जिनपिंग है, वहाँ पर तानाशाह, वो क्या है, ऑटोक्रेटिक।
ऑर्डर दे देंगे जैसे कि आपको, तो आपको वो उस ऑर्डर को फॉलो करना ही करना है, डू दिस, ठीक है। ये हो गया ऑटोक्रेटिक, तानाशाह। लेसिस फेयर मतलब कि डू दिस और दैट एज यू सी फिट, यानी कि कोई भी जो लीडर है वो काम दे देगा कि भाई जैसे या को काम करना है, अब आपकी मर्जी है, जैसे ही करो, ठीक है। डू दिस एज यू फिट, जैसा आपको अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है। ये हो गया लेसिस फेयर। डेमोक्रेटिक मतलब कि व्हाट डू यू दिस वी शुड डू। डेमोक्रेटिक जैसे कि हमारे देश में क्या डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, लीडर सभी की राय को सुनेगा और अपनी राय भी रखेगा, ठीक है। एक दूसरे से जो है मतलब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर जो एरो है इनका निशान आप समझ सकते हैं कि ये जो है अपनी जनता के भी सुनता है और अपना भी पॉइंट रखता है वहाँ पर। ये होगा डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन ड्यूटी। ड्यूटी को डिफाइन करना है। तो देखिए ड्यूटी क्या होती है, अ टास्क और एक्शन दैट अ पर्सन इज़ बाउंड टू परफॉर्म फॉर अ मोरल और लीगल रीज़न, यानी कि एक ऐसा कार्य है जिसको करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है बंधा हुआ होता है, ठीक है, उसको करना ही करना है, फॉर मोरल और लीगल रीज़न, यानी कि नैतिक रूप से और कानूनी रूप से जो है वो रीज़न जो है मतलब कि सही होता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो इलीगल हो, कानूनी रूप से गलत हो, वो लीगल भी सही होता है और नैतिक रूप से उसको वो कार्य करना होता है। जैसे कि एक सोल्जर होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, अपने देश को आउटर थ्रेट से, बाहरी थ्रेट से बचाना। और ऐसे ही एक अगर पुलिसमैन है, उसका क्या ड्यूटी होता है, अपने देश को आंतरिक थ्रेट से, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको जो है बनाए रखना, इंटरनल सिक्योरिटी को। इसी प्रकार से हम अलग अलग डिपार्टमेंट में देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी मतलब कि मान लीजिए अगर आप कोई भी अकाउंटेंट है, उसकी क्या ड्यूटी है, जो भी खाता है बही खाता है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में ड्यूटी होती है। यहाँ पर इसकी हमने शॉर्ट डेफिनेशन को देखा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये इस वीडियो का पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में आप जो है इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी तो हमने इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना अच्छा समझा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।